प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10 में जो पाठ्य पुस्तक है सेम उसी का सेकंड भाग, उसमें आपको प्रथम पाठ के बाद योग्यता विस्तार दे रखा है, जिसमें समास दे रखे हैं। ध्यान देना, किताब खोल लेना। वैसे ये वीडियो कक्षा 10 के लिए भी है, 11, 12, कक्षा 9 और 8 के लिए भी, सभी कक्षाओं के लिए ये वीडियो बेहतर रहेगा, महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे थे समास की, मैंने लिख भी रखा है। यह वीडियो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 के लिए है। विषय संस्कृत है, व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं। अब ये व्याकरण कहाँ से पढ़ा रहे हैं? कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है सेम उसी का सेकंड भाग, द्वितीय भाग, उसमें प्रथम पाठ के बाद योग्यता विस्तार दे रखा है। वहाँ आपको समास दे रखा है और परिभाषा दे रखी है समास की। बात करें हम समास की, सम सनम समास है, सम सनम समास है, ये परिभाषा दे रखी है। सम सनम समास है, ठीक है। अब इस समास की ये परिभाषा संस्कृत में है। अब इसका मतलब क्या है, इसको विस्तार से लिखें तो इसका मतलब ये है, देखो, अनेका नाम पदानाम एक पदीकरणम एव समास है कथ्यते। समास है कथ्यते। अनेक पदों का एक पद करना, अनेक पदों का एक पद करना समास कहलाता है। अनेकानाम पदानाम एक पदीकरणम एव समास है कथ्यते, यानी अनेक पदों का एक पद करना। ये अनेक पद हैं, इनको एक पद कर देंगे तो क्या कहलाएंगे? समास, ठीक है। यही परिभाषा का अर्थ है, अनेकानाम पदानाम एक पदीकरणम एव समास है कथ्यते। इसका अर्थ ये मैंने आपको बताया, अनेक पदों का एक पद करना ही, अनेक पदों का एक पद करना ही क्या कहलाता है? समास। अब समास के अन्य नाम भी हैं। समास के अन्य नाम क्या क्या हैं? समास के अन्य नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अन्य नाम। समास को हम कह सकते हैं, देखो, समस्त पदम। अन्य नाम क्या है? समस्त पदम। और दूसरा नाम भी है संक्षिप्तीकरणम। संक्षिप्तीकरणम समास के अन्य नाम हैं ये। समास को हम समस्त पद भी कह सकते हैं और संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। चाहे आप समास कह दीजिए, चाहे आप समस्त पद कह दीजिए, चाहे संक्षिप्तीकरण कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वैसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमने अभी बताया आपको, संक्षेप या संक्षेप करना। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, ठीक है। मैंने शाब्दिक अर्थ संक्षेप से ही संक्षिप्तीकरण बनाया था। समास को आप समस्त पद कह दो या संक्षिप्तीकरण कह दो या संक्षेप कह दो, एक ही का अर्थ है, ठीक है। अब इसमें आपको लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। हमने परिभाषा क्या लिखाई थी? अनेक पदों का एक पद करना ही समास कहलाता है। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में क्या परिभाषा दे रखी है? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से, दो, ये भी परिभाषा है क्योंकि हम पढ़ते आए, ये परिभाषा है। सुनो, दो या दो से अधिक शब्दों के
मिलन से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है ना, वही समास है, वही समास कहलाता है। ये परिभाषा भी आपकी सही है। दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दो या दो से अधिक, आप लिख लीजिए, मैं बोल के बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है, समास कहलाता है। ये परिभाषा भी है। अनेकानाम पदानाम एक पदीकरणम एव समास कथ्यते, अनेक पदों का एक पद करना ही समास कहलाता है। दूसरी परिभाषा इसी की बताई थी, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है, समास कहलाता है। ठीक है, दो परिभाषाएं हमने पढ़ ली। तो यहाँ पे मैंने एक ही लिखाई है, दूसरी आपको कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक। दोबारा से सुन लो, आप नोट कर लो, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से जो नया या संक्षिप्त रूप बनता है, वह समास कहलाता है। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आपको लिखा हुआ है इसमें कि समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। ऐसे लिख लो, समास के मुख्यतः 4 भेद हैं, या समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक ही बात है, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, या समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आपको आगे कक्षा 12 में जब आप पढ़ोगे तो समास के 5 भेद हो जाएंगे। एक समास और जुड़ जाता है उसमें, केवल समास। केवल आपको जितना बताया जा रहा है, वहाँ कक्षा 12 की किताब में जैसे ही समास का टॉपिक आएगा तो वहाँ भी पढ़ाया जाएगा। ये बात नहीं है कि आपको 4 ही पढ़ाए जाएंगे, 5 भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक जितना हम ग्रहण कर सकते हैं उतना करिए। जैसे मैंने पढ़ाया कि कक्षा 10 के आधार पर समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, या समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं समास? 1 नंबर पे हम लिख ले हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है। दूसरा है अव्यय के बाद तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। अब देखो, तत्पुरुष में से ही निकला है कर्मधारय। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और कर्मधारय में से ही निकला है द्विगु समास। द्विगु समास। अब 3 नंबर पे है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। और 4 नंबर पे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। वैसे समास तो यहाँ पे 6 लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं सर जी? आप इनको समास नहीं गिने, तत्पुरुष समास में से ही निकला है, तत्पुरुष समास में से ही जन्म हुआ है कर्मधारय समास का, और कर्मधारय का समास से ही निकला है द्विगु समास। ये आपको ध्यान होना चाहिए। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। आगे कक्षा 12 में जब आप पढ़ोगे समास, 5 भेद पढ़ोगे, ये ध्यान रखना। उसमें एक समास और जुड़ जाता है, केवल समास। कौन सा समास? केवल। तो अभी तक हम इनको ही पढ़ लेते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का ही भेद है द्विगु समास, फिर है तीसरे नंबर पे बहुब्रीहि समास, और फिर चौथे नंबर पे है द्वंद्व समास।
ठीक है, ये समास में ध्यान दो। अब समास में पद कितने होते हैं? देखो, समास में 2 ही पद होते हैं। देखो, समासस्य समास के पद, समासे द्वे पदे भवतः, समास में 2 पद होते हैं। समासे द्वे पदे भवतः, समास में 2 पद होते हैं। एक पद तो होता है पूर्व पदम और एक पद होता है उत्तर पदम। कितने पद होते हैं समास में? 2 पद होते हैं, पूर्व पदम और उत्तर पदम। ध्यान रखना, समास में 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। अब ये पूर्व पद और उत्तर पद ध्यान देंगे आप कि यही काम आने वाले हैं। अब आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अव्ययी भाव जो समास है उसका पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। परिभाषा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिर एक एक को पढ़ेंगे अपन। अव्ययी भाव समास का, लो इधर लिख देते हैं पूर्व पदम और इधर लिख देते हैं उत्तर पदम, इनके बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है और उत्तर पद संज्ञा पद होता है। उत्तर पद कैसा पद होता है? संज्ञा पद। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है। ये प्रधान भी है, पूर्व पद भी क्या है? प्रधान। ध्यान रखना, ये अव्ययी भाव समास की परिभाषा हो गई। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास का उत्तर पद संज्ञा पद होता है। ये अव्ययी भाव समास की परिभाषा है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद संज्ञा पद होता है। अब तत्पुरुष पे जाओ। तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है, पूर्व पद संज्ञा पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान। ये तत्पुरुष समास की परिभाषा हो गई। तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। उल्टा हो गया, अव्ययी भाव समास के विपरीत हो गया। ये कैसे? ये अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, प्रधान वही प्रधान होता है, और उत्तर पद संज्ञा पद होता है। अब संज्ञा पद इधर आ गया तत्पुरुष में और प्रधान इधर चला गया। ठीक है, तो दोनों की परिभाषा हमने पढ़ ली, अव्ययी भाव समास की भी और तत्पुरुष की भी। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या पढ़ी? अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है, और उत्तर पद संज्ञा पद होता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अब कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण होता है। पूर्व पद क्या होता है भाई? विशेषण होता है, और उत्तर पद विशेष्य होता है। ये कर्मधारय समास की परिभाषा है। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य होता है। ध्यान रहेगा। अब द्विगु समास की परिभाषा क्या है? द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची। ध्यान रखना है, द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। बहुव्रीहि समास का ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है,
इस समास का अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। लो भाई, बहुब्रीहि समास का पूर्व पद ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास का तो अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? द्वंद्व समास का पूर्व पद भी प्रधान, पूर्व पद भी प्रधान, उत्तर पद भी प्रधान, अर्थात सभी पद प्रधान, अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं। ये परिभाषा हमने यहाँ पे 4 समासों के अलावा 2 समासों की भी पढ़ी है। ये समास कहने, ये समास के भेद हैं, अव्ययी, तत्पुरुष और बहुब्रीहि और द्वंद्व। अब तत्पुरुष में से ही जन्म हुआ है कर्मधारय का, कर्मधारय में से ही जन्म हुआ है द्विगु समास का। तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। हमने यहाँ पे जितना भी पढ़ा है आप एक बार देख सकते हैं बोर्ड पे। अव्ययी भाव समास के बारे में क्या पढ़ा है आपके सामने है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आपकी नज़र बोर्ड पर होनी चाहिए। ठीक है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है, उत्तर पद संज्ञा पद होता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। बहुब्रीहि समास का ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास का अन्य पद प्रधान होता है। नीचे लास्ट में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है, अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं। अब आप सुनेंगे कि सर आपने कहा था समास में 2 ही पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, आपने लिखा सभी पद। एक समास एक ऐसा है, इसमें द्वंद्व समास, जिसमें आपको 2 से अधिक पद भी मिल सकते हैं। द्वंद्व समास में 2 से अधिक पद भी मिल सकते हैं। ये मत करना कि 2 ही पद मिलेंगे, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। आपको द्वंद्व समास में 2 से अधिक 3 भी पद मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। जितने भी पद मिलें वो सभी पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखना। कौन से समास में? द्वंद्व समास में। इसीलिए मैंने लिखाया है सभी पद प्रधान होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो मैं इसको मिटा दूँ। आप वीडियो पॉज करके आप लिख लो इनको। मेरे साथ साथ कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, एक कॉपी बनाई होगी उन्होंने अलग से और उसमें नोट्स बनाते चलो। ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव समास। देखिए 1 नंबर पे आपका आ रहा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। इसका सूत्र है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव है, ये इसका सूत्र है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। ये क्या कह रहा है? प्राय पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वही क्या होता है? अव्ययी भाव। सुनो, पूर्व पद का अर्थ जिसका प्रधान हो ना वही अव्ययी भाव समास होता है।
देखो प्राय, प्रायन का अर्थ प्राय, पूर्व पदार्थ, पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, वही कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। तो इसकी परिभाषा यह है, समझो इसको, जिस समास के पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो। हाँ, तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे जिस समास के पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, वह अव्ययी भाव समास होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है या कहलाता है। जिस समास के पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होता है या कहलाता है। अब ये तो इस सूत्र के आधार पर परिभाषा है। अब मैंने क्या बताया था आपको? दूसरी परिभाषा अभी बताई थी, इससे पहले क्या बताई थी कि अव्ययी भाव समास का, देखो एक परिभाषा तो यह है, अब मैं जो लिखा रहा हूँ ये दूसरी परिभाषा। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है, वही प्रधान होता है तथा उत्तर पद संज्ञा पद होता है, उत्तर पद संज्ञा पद होता है, उत्तर पद संज्ञा पद होता है। ये अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, प्रत्येक समास की परिभाषा बताई थी कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है, उत्तर पद संज्ञा पद होता है। ये परिभाषा भी आप याद रख सकते हो। अब ये भी जिस समास के पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होता है, ये परिभाषा भी है। दोनों परिभाषाएं जो भी आपको अच्छी लगे वो लिख लेना, दोनों लिख सकते हो। अब इसमें के कुछ बातों का ध्यान रखना है, 3-4 बातें जो मैं बता रहा हूँ उनका ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है, इतना रखना है, ठीक है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। अव्ययी भाव समास का, अव्ययी भाव समास का, अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है, नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है, नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होगा वह हमेशा नपुंसक लिंग के एक वचन में होगा। अब सर जी समस्त पद कैसे बनाएंगे? ऐसे शब्द, देखो यहाँ पे समझो, ऐसे शब्द जिनका अंत ऐसे होता है, ऐसे शब्द जिनका अंत किससे हो? ऐसे, उनको नपुंसक लिंग बनाएंगे आप तो डायरेक्ट में हलंत लगा देना। जैसे शब्द है राम, इसका अंत किससे हो रहा है? ऐसे। जैसे शब्द है ग्राम, इसका अंत किससे हो रहा है? ऐसे। अब इनको नपुंसक लिंग में बदलेंगे तो में हलंत लगा देंगे, लो रामम ग्रामम। समझे क्या? समझ में आ गया? एक नियम तो ये है। एक नियम अगला क्या है? देखो सुनो, ऐसे शब्द जिनका अंत आ से है, ऐसे शब्द जिनका अंत किससे हो? आ से। कुछ शब्द मिलेंगे आपको
उनमें आ की जब नपुंसक लिंग में बदलेंगे तो आ की मात्रा हटा देंगे और में हलंत लगा देंगे। भाई आकारांत ऐसे शब्द जिनका अंत आ से हो रहा है, अब उनको नपुंसक लिंग में कैसे बदले? आ की मात्रा हटाओ और में हलंत लगा दो। जैसे देखो इधर लता शब्द मिल जाए, लता, शंका, शंका, इनका अंत किससे हो रहा है? आ से। आ की मात्रा हटाओ, आ की मात्रा हटा दी और में हलंत लगा देंगे, ये नपुंसक लिंग में बदल जाएंगे। समझ गए? चलो ये भी बात हमने कर ली। अब ऐसे शब्द जिनका अंत ई से, छोटी ई से और छोटे ऊ से हो, ऐसे शब्द जिनका अंत छोटी ई और छोटा ऊ से हो, उनको ज्यों का त्यों रहने दो। नपुंसक लिंग में बदलेंगे तो ज्यों का त्यों। जैसे शब्द है हरि है, जैसे विष्णु है, इनको ज्यों का त्यों रहने देंगे। ये नियम है, ध्यान रखना नपुंसक लिंग में बदलने के लिए। आगे बात करें हम, जैसे ऐसे शब्द जिनका अंत, देखो इधर छोटी ई यदि बड़ी ई है, ऐसे शब्द जिनका अंत बड़ी ई से है तो उनको नपुंसक लिंग में बदलेंगे तो छोटी ई का अंत हो जाएगा। जैसे शब्द आ जाए नदी, जिसका अंत क्या है? बड़ी ई से। अब इसको नपुंसक लिंग में बदलेंगे तो छोटी ईकारांत कर देंगे, ध्यान रखना। समझ गए? बड़ी ईकारांत को छोटी ईकारांत में बदल देंगे, नपुंसक लिंग में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ऐसे शब्द जिनका अंत ओ से होता है, ओ से, जैसे शब्द आ जाए गो, देखो ऐसे शब्द जिनका अंत ओ से हो रहा है। अब जैसे गो है तो इसको कैसे करेंगे? इसको नपुंसक लिंग में बदलेंगे तो ओकारांत जो है वो ऊकारांत में बदल जाएगा। जैसे ओ की मात्रा है, ये ओकारांत है, अब इसको ओ को ऊ में बदल दो, क्या हो जाएगा? गु। ध्यान रखना, इनको नपुंसक लिंग में चेंज करने का यही तरीका है। और आपको जैसे जैसे उदाहरण आएंगे मैं आपको वहीं पे नियम बता दूंगा, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब सुनो, अव्ययी भाव हम समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास में आपको लिखा हुआ है कि इस समास में पहला पद अव्यय होता है, वही प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय बन जाता है। जो समस्त पद बनेगा अव्ययी भाव समास का, जैसे नपुंसक लिंग के एक वचन में, वो पूरा का पूरा अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यय। ध्यान रखना। अब इसमें नियम दे रखे हैं कुछ कि यहाँ प्रथम पद जैसे निर है, उदाहरण दे रखा है निर्मक्षिकम का, उससे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको कोर्स में जो भी हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोर्स में कौन कौन से हैं। देखो, उप है, निर है, अनु है, उप निर अनु, प्रति, यथा, से, उप निर अनु प्रति यथा से, अधि, ये कोर्स में है आपके में। उप निर अनु प्रति यथा से अधि, और भी होगा कोई तो मैं आपको बता दूंगा, यही है शायद मेरे हिसाब से तो। अब यहाँ पे समझना है, जब उप उपसर्ग मिले, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, यह भी उपसर्ग है, इसको हम अव्यय कहेंगे। प्रति क्या है? एक अव्यय है। ये अव्यय है, ये से जो है वो उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। इसमें कुछ उपसर्ग हैं और कुछ अव्यय हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, बताया ना। अब यहाँ पे हम अध्ययन करें कि जब उप उपसर्ग आ जाए तो आपको उप उपसर्ग में ध्यान रखना, जब समास विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति, संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और उप के स्थान पर समीपम लिख देंगे।
उप के स्थान पर क्या लिख देंगे? समीपम। ध्यान रखना। चलो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। जैसे उप आ जाए तो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति लिखेंगे, संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और उप के स्थान पर समीपम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? समीपम। अब निर के बारे में पढ़ो। निर आ जाए तो संज्ञा पद में वही षष्ठी विभक्ति और उप निर के स्थान पर अभावय लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अभावय। ये अर्थ है, 16 अर्थों में यूज होता है अव्ययी भाव समास। कितने अर्थों में? 16 अर्थों में। ध्यान रखना, जो कोर्स में उन्हीं को पढ़ना है। अनु आ जाए, अनु आए तो संज्ञा पद में वही षष्ठी विभक्ति और अनु के स्थान पर पश्चात या योग्यम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? योग्यम। पश्चात या योग्यम लिख देते हैं। प्रति आ जाए तो संज्ञा पद को 2 बार लिखते हैं। कितनी बार? संज्ञा पद को 2 बार लिखते हैं और प्रति के स्थान पर प्रति लिख देते हैं। यथा आ जाए तो, यथा आवे तो यथा संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाकर, कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाकर यथा के स्थान पर अंतिक्रम में लिख देते हैं। अंतिक्रम में लिख देते हैं। यदि श आ जाए तो संज्ञा पद में तृतीय विभक्ति लगाएंगे और स के स्थान पर सहितम लिख देते हैं। स के स्थान पर क्या लिख देते हैं? सहितम। और अधि आ जाए, अधि आ गया तो संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। और अधि के स्थान पर इति लिख देते हैं। ये आपको मैंने जो डायग्राम बनाया है इसको अच्छे ढंग से समझ लो। यदि आपको उपसर्ग दिखता है, उपसर्ग दिखते ही संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाओगे, उप के स्थान पर समीपम लिख दोगे। निरुपसर्ग मिल जाए तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाओगे और निर के स्थान पर अभावय लिखोगे। अनु उपसर्ग मिल जाए तो अनु उपसर्ग मिलने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लिखेंगे और अनु के स्थान पर पश्चात या योग्यम लिखेंगे। प्रति उपसर्ग कह दो या अव्यय, प्रति अव्यय मिल जाए, ध्यान रखना, समस्त पद में तो संज्ञा पद को 2 बार लिखते हैं। संज्ञा पद को कितनी बार? 2 बार। और अंत में प्रति के स्थान पर प्रति लिख देते हैं। यथा आ जाए, यथा अव्यय तो संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति? द्वितीय। और यथा के स्थान पर अंतिक्रम में लिखेंगे। स आ जाए, स तो संज्ञा पद में तृतीय विभक्ति लगाएंगे और स के स्थान पर सहितम लिखेंगे। अधि उपसर्ग मिल जाए तो संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति लिखेंगे और अधि के स्थान पर इति लिख देते हैं। अब आप एक एक समझ लो। जैसे उदाहरण आपको दे रखा है, जैसे उपग्रामम, एक एक उदाहरण समझो। उपग्रामम ये उदाहरण दे रखा है। ये ग्रामम, लो भाई मैं, उपग्राम है, ग्राम शब्द दिख रहा है आपको, इसको नपुंसक लिंग में बदलेंगे तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, ये समस्त पद है, समस्त पदम। यहाँ पे समास विग्रह कर लेते हैं, समास विग्रह। देखो इस तरह से चलेगा। ये उदाहरण आपको दे रखा है, जैसे उपग्रामम। क्यों बना ये? ग्राम शब्द है, अंत किससे हो रहा है? ऐसे, तो मैं हलंत लगा दो, ग्रामम। ये लो, नपुंसक लिंग में बदल गया। क्यों बदला? आपने एक लाइन पढ़ी थी, अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। तो ये जो उपग्रामम है ये नपुंसक लिंग के एक वचन में है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पद अव्यय हो गया। अब क्या हो गया? अव्यय। अब देखो, शुरुआत में हमने कहा था कि इसका पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। उप ये उपसर्ग है और उत्तर पद संज्ञा पद होता है। ग्राम ये संज्ञा पद है। अब संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाओ। संज्ञा पद क्या है? ग्राम। संज्ञा पद क्या है? ग्राम। अब इसमें षष्ठी विभक्ति लगाओ, ग्रामस्य। क्या है? ग्रामस्य। और उप के स्थान पर क्या लिखेंगे? समीपम।
यहाँ पे उप के स्थान पर अंत में क्या लिख देंगे? समीपम, ग्रामस्य समीपम। ये उदाहरण दे रखा है। मैंने यहाँ पे समझाया कि उप आवे तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाओगे, षष्ठी लगा दी, और उप के स्थान पर क्या लिखेंगे? समीपम। अगला, ये सारे उदाहरण मिलेंगे, एक एक उदाहरण समझना आपको। देखो, जैसे दे रखा है निर्जनम। अब निर्जनम, निर्जनम, निर आ गया और जन शब्द है, नपुंसक लिंग में बदला तो मैं हलंत लगा दिया। अब निर आएगा तो संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। जन शब्द में षष्ठी लगाओ, जना नाम, जना नाम, षष्ठी का बहुवचन है। अब निर के स्थान पर क्या लिखेंगे? अभाव है। अभी बताया था आपको, अभाव है, अभाव है। लो भाई, हो गया समास विग्रह। कौन सा समास चल रहा है? अव्ययी भाव समास। इसके बाद उदाहरण दे रखा है अनुरथम। अनुरथम, अनुरथम, अनु आ गया तो संज्ञा पद में, संज्ञा पद क्या है? रथ। रथ में षष्ठी विभक्ति लगाओ, रथस्य, और अनु के स्थान पर क्या लिख दो? पश्चात। क्या लिख दो? पश्चात। लो भाई, हो गया। और उदाहरण है प्रतिग्रहम। प्रतिग्रहम, प्रतिग्रहम, प्रति का भी हमने पढ़ा था। संज्ञा पद को 2 बार लिखकर अंत में प्रति के स्थान पर प्रति लिख देते हैं। संज्ञा पद क्या है? ग्रह, ग्रहम। ग्रहम को 2 बार लिखो, ग्रहम, ग्रहम, और प्रति के स्थान पर प्रति, ग्रहम, ग्रहम, प्रति। हो गया। आगे बात करें जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति, मैंने आपसे कहा था जिसका अंत ई से हो ज्यों का त्यों रहेगा। शक्ति का अंत किससे हो रहा है? ई से। तो ई से या ऊ से हो, जिस शब्द का अंत ई या ऊ से हो, छोटी ई छोटा ऊ, तो वो ज्यों का त्यों रहेगा। शक्ति ज्यों का त्यों है। अब यथा आ गया शक्ति में। अब देखो, यथा में पढ़ो, संज्ञा पद को ध्यान दो। संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब शक्ति शब्द में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाओ, शक्ति का बनेगा शक्तिम, शक्तिम। और यथा के स्थान पर अंतिक्रम में लिख देते हैं, अंतिक्रम में। ये समास विग्रह हो गया। एक उदाहरण सचक्रम। सचक्रम, सचक्रम का पढ़िए। से आ गया, देखो से, ये रहा से। तृतीय विभक्ति, संज्ञा पद में तृतीय विभक्ति लिखेंगे और से के स्थान पर सहितम। अब चक्र शब्द है, चक्र, चक्र संज्ञा है, संज्ञा पद है, संज्ञा में तृतीय विभक्ति लगाओ, चक्रेण, चक्रेण, और से के स्थान पर सहितम, चक्रेण सहितम। ये समास विग्रह हो गया। अब रे कौन सा गया? अधि। जैसे अधि विष्णु, उदाहरण यहाँ पर लिख लो, अधि विष्णु। मैंने आपसे कहा था जिसका अंत ई से, छोटी ई या छोटा ऊ से हो, ज्यों का त्यों रहेगा। लिख दिया विष्णु ज्यों का त्यों, अधि विष्णु। अब इसमें अधि आ जाए, अधि आएगा तो संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे और अधि के स्थान पर इति लिख देंगे। तो विष्णु में सप्तमी विभक्ति लगाओ, विष्णु। क्या है? विष्णु। विष्णु सप्तमी विभक्ति हो गई, अधि के स्थान पर इति लिख दो, विष्णु इति। तो विद्यार्थियों, मैंने इस अव्ययी भाव समास को कंप्लीट किया है। विस्तार से हम अभी व्याकरण पूर्ण रूप से नहीं पढ़ रहे। ये कक्षा 10 की सैमुसी में, सैमुसी के द्वितीय भाग में आपको योग्यता विस्तार में जो बातें दे रखी हैं वही पढ़ाई जा रही हैं। ये कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी बच्चे पढ़ सकते हैं पढ़ें। सूक्ष्म ज्ञान इनसे होगा। जब अपन व्याकरण अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे स्पेशल, तो उसमें और विस्तार से अपन बात करेंगे। अभी तो एक एक उदाहरण पढ़ रहे हैं। जब व्याकरण का टॉपिक चालू होगा वहाँ पे अपन 10-10 उदाहरण एक एक के बारे में पढ़ेंगे। उप के 10 पढ़ेंगे, निर के 10 पढ़ेंगे, अणु के 10 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इनको कॉपी में नोट करो, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।